क्या किसी देश के पूर्वी प्रधानमंत्री की जान एक गैंगस्टर बचा सकता है? हाँ, अगर वो पाकिस्तान हो तो ऐसा हो सकता है। धुरंधर मूवी के बाद चर्चा है चारों तरफ अक्षय खन्ना की। चर्चा है पाकिस्तान में दिखाए गए बेनज़ार भुट्टो की उस तस्वीर की, और इसीलिए आज हम जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं वह किसी गैंगस्टर की नहीं है, न किसी प्रधानमंत्री की कहानी है। ये कहानी उस पाकिस्तान की है जहाँ पर खतरनाक समझौते होते हैं। वो पाकिस्तान जहां दुश्मनों से लड़ने के लिए गैंगस्टर को साथी बनाया जाता है। फिर एक दिन जब वो बड़ा खतरा होने लगते हैं तो उसको लेकर खतरा महसूस होने लगता है तो उसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। आप में से जिन लोगों ने धुरंधर मूवी देखी होगी उन्हें ये एहसास होगा कि धुरंधर में अक्षय खन्ना की कहानी लियारी की है, कराची पाकिस्तान की है, उस पॉलिटिक्स की है जिसने पाकिस्तान को कमजोर करके हिंसा को ताकत दी। हालांकि धुरंधर में एक सीन जो नहीं दिखाया गया वो सीन था 18 अक्टूबर 2007 का। वो तारीख जिस दिन अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान की सुप्रीम ताकतों का एक साथ गठजोड़ देखने को मिला था, जो दुनिया को हैरान कर गया था। जब रहमान डकैत ने बेनज़ार भुट्टो की जान बचाई और बदले में उसकी गाड़ी चलाई। आमतौर पर पूर्वी प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के खानदानों वालों की सुरक्षा एजेंसियां करती है, लेकिन उस दिन प्रधानमंत्री की जान रहमान डकैत ने बचाई थी। तारीख थी 18 अक्टूबर साल 2007 को। कराची में इंसानों का समुंदर उमड़ा हुआ था। कई लाख लोग आए थे। हर गली, हर सड़क, हर चौराहा इंसानों से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर सड़क पर उतर आया हो। और ये वजह थी 8 साल के लंबे वनवास के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती बेनज़ार भुट्टो अपने वतन पाकिस्तान लौट रही थी। लोग ये मान रहे थे कि ये सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की वापसी है। पाकिस्तान में नारे गूंज रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, ट्रकों और बसों पर लोग चढ़े हुए थे। आंखों में उम्मीद थी कि शायद अब पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी और शायद उस समय की पाकिस्तान की सरकार का दौर खत्म होगा और शायद मुल्क फिर से सांस ले पाएगा। लेकिन कराची का इतिहास जानने वाले ये बात जानते थे कि ये शहर जब किसी बड़े नेता के लिए उमड़ता है तो वहाँ खून खराबा बड़ा होता है। कराची इससे पहले कई जुलूस देख चुका था, इसका अंजाम देख चुका था, खून खराबों को देख चुका था, और इसीलिए भीड़ के ऊपर एक अनकहा डर मंडरा रहा था। लोग जानते थे कि बेनज़ार भुट्टो की वापसी कई ताकतों को पसंद नहीं है, फिर भी लोग आए थे क्योंकि बेनज़ार भुट्टो पाकिस्तान में उस दौर के सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो भरोसा थी। रात करीब 12 बजे वहाँ पर एक हमला होता है। कुछ ही सेकंडों में दूसरा हमला होता है। पलक झपकाते सब कुछ बदल जाता है। बेनज़ार के लिए जो नारे लग रहे थे अब वो चीखों में बदल जाते हैं। आग भड़क उठती है, हर तरफ धुआं और बारूद की गंध फैल जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और जमीन पर गिरने लगते हैं। कुछ लोग अपनों को ढूंढते हैं। कुछ ही मिनटों में कराची की सड़क लाशों से भर जाती है। उस बम ब्लास्ट में 140 लोग मारे गए थे। एम्बुलेंस की आवाजें चीखों में दब चुकी थी। चारों तरफ अफरा तफरी थी, डर था, मौत का मंजर था और एक संदेश था कि बेनज़ार भुट्टो तुम्हारी सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो पूरे पाकिस्तान को हैरान करने वाली थी। एक शख्स बेनज़ार भुट्टो के सामने दीवार बनकर खड़ा था। उसने पहले उन्हें सुरक्षित घेरे से बाहर निकाला, फिर अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर खतरे को चीखते हुए सुरक्षित बिलावल हाउस पहुंचा दिया। हैरानी की बात यह थी कि ना वो पुलिस अधिकारी था, ना कोई कमांडो और ना कोई सरकारी सिक्योरिटी अफसर था। वो था कराची का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जिसका नाम था रहमान डकैत। उस रात पाकिस्तान के पूर्वी प्रधानमंत्री की जान एक माफिया ने बचाई थी और यहीं से कहानी की असल परतें खुलनी शुरू हुई थी। आज सालों बाद रहमान डकैत की स्टोरी धुरंधर फिल्म की चर्चा में है। उसे इस मूवी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के
के करीबी दिखाया गया है, जिससे पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक हर तरफ एक सवाल गूंज रहा है कि क्या ये सिर्फ एक कल्पना थी या सच्चाई? क्या सच में ऐसा हुआ था कि किसी पार्टी ने पहले किसी गैंगस्टर को पाला, फिर उसे ताकतें दी, फिर जब उसकी ताकत पे काबू हुई तो उसे खत्म कर दिया गया? इन सवालों के जवाब किसी एक घटना से नहीं बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जड़ों में छिपे हुए हैं। 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होता है और कराची को एक नई पहचान मिलती है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाखों मुसलमान भारत से पाकिस्तान को चले गए। इनमें से ज्यादातर लोग उर्दू बोलने वाले और पढ़े लिखे थे। ये लोग पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में नहीं फैले बल्कि बड़ी संख्या में कराची में बस गए। कराची धीरे धीरे पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी बन चुका था। शुरुआती दौर में पाकिस्तान नौकरशाही प्रशासन और राजनीति पर इन्हीं का दबाव रहता था, लेकिन समय के साथ कहानी बदल गई। ये बदलाव आगे चलकर कराची में खून खराबे की बुनियाद बना। 1960 और 70 के दशक आते आते पाकिस्तान में पंजाबी और सिंधी इलाके मजबूत हो रहे थे। नौकरियां और सत्ता में इन्हीं का प्रभाव बढ़ रहा था। कराची के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। ये सत्ता सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि यह पहचान की लड़ाई थी। उनका गुस्सा और डर एक साथ मिलकर संगठित राजनीतिक आंदोलन में बदल गया और यहीं से जन्म हुआ अल्ताफ हुसैन का। 1978 में कराची यूनिवर्सिटी का एक छात्र जिसका नाम अल्ताफ हुसैन था, उसने ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये संगठन जल्द ही छात्राओं को राजनीति से निकालकर सड़क पर उतार लाया था और जिसके चलते आगे चलकर यही मुहाजिर कौमी मूवमेंट यानी MQM बनी। 1980 के दशक तक MQM कराची की सबसे ताकतवर राजनीतिक सत्ता बन चुकी थी। यह पार्टी जितनी मजबूत थी उतनी खतरनाक भी। धीरे धीरे कराची में एक धारणा बन चुकी थी कि सरकार तो सिर्फ एक कागज की टुकड़ा है। उस समय कराची में हुकूमत MQM की चलती थी। इधर पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी जो मूल रूप से सिंध की पार्टी थी और कराची सिंध की राजधानी होने के बावजूद कराची में पीपल्स पार्टी बहुत कमजोर थी। उसके पास कुछ वोट थे लियारी जैसे इलाकों में जहां बलोच आबादी ज्यादा थी, लेकिन MQM जैसी संगठित पावर के सामने वह हर बार हार जाती थी। सियासत में जब वोट से काम नहीं चलता तो नेता ताकत का सहारा लेते हैं और यहीं से अपराध और राजनीति का गठजोड़ होता है और यहीं से लियारी में रहमान डकैत का जन्म होता है। लियारी कराची के सबसे पुराना सबसे गरीब इलाका था और यहीं से पैदा हुआ सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। उसका परिवार पहले ही अपराध की दुनिया में था। पिता और चाचा ड्रग्स की तस्करी करते थे। रहमान ने कम उम्र में अपराध की राह पकड़ ली थी। बेरहमी की कई कहानियां उसकी मशहूर थी। उसने कम उम्र में बहुत हत्याएं की थी, लेकिन लियारी के गरीबों के लिए वह एक रक्षक था। लियारी में लोग रहमान डकैत को रॉबिन हुड मानते थे क्योंकि वह गरीबों की मदद करता था। उसने लियारी में डिस्पेंसरी खुलवाई, एम्बुलेंस चलवाई, लोगों के इलाज का खर्चा उठाया, लोगों के झगड़ों को सुलझाया। लोग उसे सरदार कहते थे, लेकिन इस इमेज के पीछे एक सच्चाई और भी थी। वो ड्रग्स, किडनैपिंग, जमीन कब्जा और हथियारों की सप्लाई करता था। 2001 में जब लियारी का पुराना डॉन हाजी लालू गिरफ्तार हुआ तो रहमान ने खुद को लियारी का किंग घोषित कर दिया था और यहीं से पीपल्स पार्टी और रहमान की दोस्ती शुरू होती है। समझौता साफ था, रहमान MQM पार्टी को इलाके में घुसने नहीं देगा। बदले में पुलिस और सरकार उसकी गतिविधियों से आंखें मूंद लेंगी।
जाएंगी। रहमान जब गैंगस्टर नहीं था, वो पार्टी का खास बन चुका था। बेनज़ार के साथ उसकी तस्वीरें, मंत्रियों के साथ उसकी नजदीकियां इसकी गवाही दे रही थी। 2007 वो हमला जिसका जिक्र हमने इस वीडियो की शुरुआत में किया था, जब उसने बेनज़ार भुट्टो की जान बचाई तो उसने साबित किया कि वह पार्टी के लिए अपनी जान तक लगा सकता है। और यही वो पल था जब वो सत्ता के करीब पहुंच गया था और यहीं से उसकी कहानी खतरनाक मोड़ के तरफ बढ़ गई। बेनज़ार भुट्टो की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर पर सवार होकर पीपल्स पार्टी सत्ता में आई और रहमान डकैत को लगने लगा कि अब उसकी सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। उसने पार्टी के लिए जमीन संभाली थी, दुश्मनों से लड़ाइयां लड़ी थी, वफादारी साबित की थी। रहमान डकैत का सबसे बड़ा दुश्मन अरशद पप्पू था, जिसे MQM का समर्थन हासिल था। दोनों के बीच जंग ने कराची को खून की नदियों में डुबा दिया था। रोज गोलाबारी होती, बाजार बंद रहता, स्कूल कॉलेजेस बंद रहते और लोग घरों में कैद रहते। ये सिर्फ दो गैंगस्टर्स की लड़ाई नहीं थी, ये पीपल्स पार्टी और MQM की बात थी, जिसकी कीमत आम कराची वालों ने जान देकर चुकाई। धीरे धीरे रहमान डकैत इतना ताकतवर हो गया कि पीपल्स पार्टी के नेता भी उससे डरने लगे। वो पार्टी की बात मानने को तैयार नहीं था। पीपल्स पार्टी को समझ में आने लगा कि जिस आदमी को उन्होंने MKM से लड़ने के लिए खड़ा किया था, वही उनको काबू से बाहर निकलता जा रहा है। और उन्होंने फैसला लिया कि अब रहमान डकैत को हटाना होगा और यह जिम्मेदारी दी गई कराची के सबसे सख्त पुलिस अफसर SSP चौधरी असलम को, जो 2 सालों से रहमान के पीछे था, लेकिन हर बार वो बचकर निकल जाता। लेकिन फिर 9 अगस्त साल 2009 कराची का बाहर स्टील टाउन इलाके में पुलिस ने जाल बिछाया। जैसे ही रहमान की गाड़ी पहुंची, चारों तरफ से गोलियां ही चली। ऑटोमेटिक हथियारों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। जब धुआं हटा तो सड़क पर रहमान डकैत और उसके साथियों की लाश पड़ी थी। रहमान की मौत के बाद उसका चचेरा भाई उजैर बलोच आगे आया और गैंग वार और भयानक हो गई। हालात इतने बिगड़े कि आखिरकार सरकार को 2012-13 में रेंजर्स ऑपरेशन चलाना पड़ा। हजारों गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों एनकाउंटर हुए और फिर धीरे धीरे कराची शांत हो गया। फिल्म धुरंधर ने इस कहानी को फिर से जगाया है। सवाल आज भी वही है, क्या लोकतंत्र अपराध का सहारे चल सकता है? रहमान डकैत की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत की नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक नाकामी की है जो अपराध को हथियार बनाकर अपनी सत्ता बचाना चाहती है। सोचा गया था कि आग से खेलेंगे, हाथ नहीं जलेगा, लेकिन फिर जब जला तो पूरा शहर दशकों पीछे चला गया। ये कहानी थी रहमान डकैत की राजनीतिक गठजोड़ की। हालांकि ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, हिंदुस्तान में भी ऐसी अनगिनत कहानियां मिल जाएंगी जहां पर अपराध और राजनीति की जबरदस्त गठजोड़ है। और इसके साथ ही हमारे चैनल युगांतर से अगर आप नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे।